चलो आगे बढ़ते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं असेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड एंड इसी के साथ साथ एक सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का टॉपिक और है। तो वो दोनों टॉपिक्स हम एक साथ ही कवर करेंगे और दोनों छोटे छोटे टॉपिक से एक दो क्लासेस के अंदर ही कवर हो जाएंगे। ये जो दो चैप्टर है हमारी बुक के अंदर आपको ये थोड़े एंड में मिलेंगे। चैप्टर नंबर 28 मिलेगा ये आपको बुक के अंदर। ट्वेंटी एट चैप्टर्स। टैक्स ऑन इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड एंड इट्स यूनिट होल्डर। देखिए इन्वेस्टमेंट फंड क्या है और यूनिट होल्डर क्या है ये जानना पहले जरूरी है, देन अपन समझेंगे कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है। देखिए होता क्या है, जैसे ये पब्लिक है, ये पब्लिक क्या करना चाहती है? इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप शेयर मार्केट में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ फंड्स होते हैं जिनका काम ही क्या होता है कि पैसे को आगे वो इन्वेस्ट करेंगे जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, और जो भी रिटर्न आएगा वो अपने यूनिट होल्डर्स तक पहुंचा देंगे। अब होता क्या है कि यहां पर ये जो लोग हैं, ये पब्लिक है, इसको इन्वेस्टमेंट करने के बदले में क्या मिलती? यूनिट्स मिलती है, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, जैसे म्यूचुअल फंड में मिलती है। ठीक है। तो अब इन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करा इस इन्वेस्टमेंट फंड में, और इस इन्वेस्टमेंट फंड ने अपनी यूनिट्स दी, और यूनिट्स के बदले में इनको मिलेगा क्या? आप आगे जाकर के जो भी इनकम कमाई जाएगी, जो भी रिटर्न आएगा, उसके अंदर इसको क्या मिलेगा? हिस्सा मिलेगा। तो यहां पर दो पार्टीज हमको ये दिख रही है। दो पार्टीज में कौन कौन है? एक तो है यूनिट होल्डर्स, एक पार्टी तो यह है, और एक है इन्वेस्टमेंट फंड। भैया आपका कलर, और ये इन्वेस्टमेंट फंड हो गई, ये यूनिट होल्डर हो गया। होता क्या है कि यूनिट होल्डर इन्वेस्टमेंट फंड में पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, बदले में इन्वेस्टमेंट फंड इसको यूनिट्स देता है, और यूनिट आने से होता क्या है? यूनिट इनके पास है, इसी वजह से इनके पास में रिटर्न भी आता है, बदले में रिटर्न भी आता है इनके पास में, जो भी पैसा इन्होंने लगाया है उसके बदले में। तो यहां पर दो पार्टीज के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, एक तो यूनिट होल्डर के बारे में और एक इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में। इन्वेस्टमेंट फंड किन्हें माना जाएगा? ऐसे फंड्स जिनको सेबी की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ है इन्वेस्टमेंट फंड होने का। इसमें दो कैटेगरी होती, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, जो कि अपन डेफिनेशन में इसकी देख लेंगे। अब होता क्या है, टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा यहाँ पर? बड़ा सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है। टैक्स ट्रीटमेंट ये है कि इन्वेस्टमेंट फंड की जो है सारी की सारी जो इनकम्स होती है वो एग्जम्प्ट है, एक्सेप्ट पीजीबीपी इनकम। तो मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट फंड को जितनी भी इनकम्स होती है, वो जितनी भी इनकम्स कमाएगा, सारी इनकम उनके लिए क्या होगी? एग्जम्प्ट होगी।
लेकिन कौन सी इनकम एग्जम नहीं होगी? पीजीबीपी। पीजीबीपी इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। अब जब ये हो जाएगा तो अब इसने पैसे कमा लिए, सब कुछ कर लिया, क्या ये फंड रखेगा या क्या करेगा? अब इस पैसे का, जो इनकम कमा ली इन्वेस्टमेंट फंड ने, उस पैसे का क्या किया जाना चाहिए? क्या होगा? अब ये पैसा यूनिट होल्डर को दिया जाएगा, भाई खुद थोड़ी ना रख सकता है। तो अब ये पैसा क्या जाएगा? यूनिट होल्डर के पास में जाएगा। तो अब यूनिट होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबिलिटी क्या होगी? जो पैसा उसे इन्वेस्टमेंट फंड से मिलेगा। तो देखिए, यूनिट होल्डर जो है ना, उनको मिलने वाली सारी इनकम्स टैक्सेबल है एक्सेप्ट पीजीबीपी इनकम। देखिए, पीजीबीपी इनकम पर टैक्स ऑलरेडी किसने दे दिया? इन्वेस्टमेंट फंड ने, ठीक है, बाकी पर नहीं दिया, एग्जिम्ट है। अब ये पैसा चल करके किसके पास आया? यूनिट होल्डर के पास। यूनिट होल्डर के पास में जो भी इनकम्स आई है उन सब पर उसे टैक्स देना है एक्सेप्ट पीजीबीपी इनकम। पीजीबीपी वाली पर नहीं देना, क्योंकि उस पर ऑलरेडी कौन दे चुका है? इन्वेस्टमेंट फंड दे चुका है। तो यहां पर इनके लिए प्रोविजन क्या बना? ऑल इनकम्स रिसीव्ड बाय यूनिट होल्डर is taxable except पीजीबीपी इनकम। क्योंकि पीजीबीपी इनकम पर ऑलरेडी टैक्स दे चुका है ये इन्वेस्टमेंट फंड, इस वजह से जो है यूनिट होल्डर को इस पर टैक्स नहीं देना है। तो ये एक इस तरीके से पूरा फंक्शन चलता है। यूनिट होल्डर होता है, इन्वेस्टमेंट फंड होता है, इन्वेस्टमेंट फंड पैसे को आगे इन्वेस्ट करके पैसा कमाता है। अब लेट से कि इन्वेस्टमेंट फंड ने इनकम अर्न करी है कुछ इस प्रकार, पीजीबीपी की इनकम 60 लाख, अदर सोर्सेज हेड की इनकम 20 लाख, और कैपिटल गेन हेड की इनकम 20 लाख। ये इनकम्स इन्वेस्टमेंट फंड ने कमाई है। अब इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड्स में टैक्सेबल कितना होगा? ये जो इनकम्स कमाई है, टैक्सेबल कितना होगा इनमें से? पूरा होगा या क्या होगा? ओनली पीजीबीपी इनकम टैक्सेबल होती है इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड में, तो ओनली पीजीबीपी इनकम पर ही टैक्स लगेगा। टैक्सेबल होगी 60 लाख रुपीस, बाकी टैक्सेबल नहीं होगा, अदर इनकम्स एग्जिम्ट है। अब लेट से कि इन्वेस्टमेंट फंड ने क्या करा, इसमें से कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट करा 50 लाख रुपीस, डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग 50 यूनिट होल्डर्स। अब जो ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करा है, ये 50 यूनिट होल्डर के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया पैसा, कि ये जो भी टोटल पैसा आया था उसमें से पूरा तो नहीं किया गया, 50 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। सिंगल यूनिट होल्डर के हैंड में कितना टैक्सेबल होगा और कैसे होगा, सवाल ये आता है। टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ सिंगल यूनिट होल्डर। सिंगल यूनिट होल्डर के हैंड्स में कितना टैक्सेबल होगा भाई? तो सर 50 लाख रुपए 50 यूनिट होल्डर्स के हैं, तो सिंगल यूनिट होल्डर का कितना होगा?
शेयर ऑफ सिंगल, इसको आप बड़े ध्यान से समझेंगे, यूनिट होल्डर, वो कितना होगा सर? 1 लाख। ये तो बड़ा सिंपल है। वन लाख हो गया। लेकिन इस 1 लाख में तो सारी इनकम शामिल है ना, इसमें पीजीबीपी भी है, इसमें अदर सोर्स भी, इसमें कैपिटल गेन भी है, सब मिक्स्ड है। अब प्रोविजन तो ऐसा है सर कि यूनिट होल्डर के हैंड में सारी इनकम्स टैक्सेबल होगी एक्सेप्ट पीजीबीपी। अब हम कैसे पता लगा ये 1 लाख पूरा पीजीबीपी है या अदर सोर्स हो या क्या हो? तो प्रोविजन ऐसा है कि जो नेचर और प्रपोर्शन इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड्स में था इनकम का, वही सेम नेचर और प्रपोर्शन जो है यूनिट होल्डर के हैंड्स में माना जाएगा। इसका मतलब क्या है? जैसे यहां पर अगर अपन देखें, रेशियो बनाए इनकम्स का, तो 60-20-20 बनेगा। ठीक है, मतलब 60 लाख पीजीबीपी थी, 20 लाख अदर सोर्स थी और कैपिटल गेन थी। तो इसका क्या होगा सर? इसका नेचर और प्रोपोर्शन कैसे बनेगा यूनिट होल्डर के हैंड में? देखो, इस 1 लाख में पीजीबीपी की इनकम कितनी है, तो प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। 60 लाख थी कितने में? 1 करोड़, आई थिंक 100 लाख बोल सकते हैं, 100 लाख के अंदर। तो 1 लाख पे कितनी होगी? 60,000। इसके बाद में अदर सोर्स 20 लाख थी 100 लाख में, तो 1 लाख में कितनी होगी? 20,000। इसके अलावा मैं बात करूं कैपिटल गेन, 20 लाख था 100 लाख में, तो 1 लाख पे कितना होगा? 20,000। यूनिट होल्डर को कितने रुपए पर टैक्स देना होगा? यूनिट होल्डर को यहां कितने रुपए पर टैक्स देना होगा? देखो, यूनिट होल्डर पर, होल्डर को पीजीबीपी इनकम पर तो देना नहीं, उस पर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट फंड दे चुका है, तो ओनली टैक्सेबल कितना होगा? 40,000। ये इसका प्रोविजन है, इसको आप नोट कर लीजिए। और यहीं से अपने बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, ऑलमोस्ट हाफ। भाई ये ओनली पीजीबीपी इनकम पर टैक्स देती, बाकी तो एग्जम्प्ट होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड्स में टैक्सेबल 60 लाख ही होगा। बिल्कुल, टैक्स तो पूरे पर ही लेना है। अब डिपेंड करता है वो कैसे लेना चाहते हैं। फटाफट से नोट कर लो इसको।
चलो अब इन बातों को पढ़ते हैं जो अपन ने यहां पर समझी है। सबसे पहली बात तो इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए तो इन्वेस्टमेंट फंड को कैसे डिफाइन किया गया है। इन्वेस्टमेंट फंड मीन्स ए फंड स्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। इससे ये बात पता चल रही है ये जो टॉपिक है ये जो चैप्टर है ये किन पर लगेगा। ऐसे फंड जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हुए। कोई इन्वेस्टमेंट फंड इंडिया के बाहर आउटसाइड इनकॉर्पोरेट हुआ है तो क्या ये प्रोविजंस लगेंगे। आंसर इज नो, नहीं लगेंगे, ये ओनली इंडिया के लिए। और ये फंड किसकी फॉर्म में हो सकता है। ट्रस्ट की फॉर्म में बनाया जा सकता है, कंपनी की फॉर्म में बनाया जा सकता है, एलएलपी की फॉर्म में भी बनाया जा सकता है और किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट की फॉर्म में बनाया जा सकता है। विच हैज बीन ग्रांटेड ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड इज रेगुलेटेड अंडर द सेबी रेगुलेशंस 2012। तो ऐसे फंड्स जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, ये ट्रस्ट के फॉर्म में, कंपनी के फॉर्म में, एलएलपी के फॉर्म में हो सकते हैं, जिन्हें सेबी ने सर्टिफाई करा है एज कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। मींस ये इनकी इंटरनल कैटेगरीज है, कैटेगरी 1 हो आप, कैटेगरी 2 हो फंड में, तो वो जो है सेबी ने आपको दे दिया है। ये सिस्टम हमने समझ ही लिया था कि कैसे वर्क करते हैं। अब बात आती है टैक्सेबिलिटी की। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फंड, अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट फंड की सारी इनकम्स एग्जम्प्ट है अदर देन पीजीबीपी इनकम अंडर सेक्शन 1023 FBA। ठीक है, 1023 FBA के अंदर ये सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं और ये एग्जम्पशंस दी हुई है। अब बात करते हैं यूनिट होल्डर्स के हैंड में क्या होगा। बताया अभी अभी मैंने, सारी इनकम टैक्सेबल है एक्सेप्ट कौन सी इनकम को छोड़ करके, पीजीबीपी इनकम को छोड़ करके। ठीक है, तो ये देखो पीजीबीपी को छोड़ करके सारी इनकम टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 115 UB। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, अभी नेचर की बात अपन ने करी थी। ठीक है, और एक बात यहां पर और बोली गई है वो भी बड़ी सिमिलर है कि मान लीजिए इन्वेस्टमेंट फंड ने कोई पैसा कमाया तो ये मानेंगे कि ये पैसा यूनिट होल्डर ने ही कमाया है। मतलब यहां पर एक लाइन बोली गई है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो देखिए, एनी इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग और रिसीव्ड बाय ए पर्सन बीइंग ए यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर को कोई भी इनकम मिल रही है किसी भी तरीके से, कहां से, इन्वेस्टमेंट फंड से, out of investment made in the investment fund shall be chargeable to income tax in the same manner as if it were the income accruing or arising to a received by such person had the investment made by the investment fund been made directly by him। मतलब क्या है कि हम ऐसा मानेंगे जैसा यूनिट होल्डर ने ही वो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तभी तो देखो अभी 1 लाख रुपए यूनिट होल्डर को मिले थे, तो नेचर और प्रोपोर्शन बिल्कुल वही सेम माना था जो इन्वेस्टमेंट फंड में था। तो मतलब हम यही मानेंगे कि एक तरीके से ये पैसा किसने इन्वेस्ट कर रखा है, किसने लगा रखा है, यूनिट होल्डर ने ही लगा रखा है। तो उसी तरीके से कमाया हुआ माना जाएगा और सेम नेचर एंड प्रपोर्शन होगा, सेम नेचर एंड प्रपोर्शन होगा। देखो यहां पर समझो इस बात को, देखो the income paid or credited by the investment fund shall be deemed to be of the same nature in the same proportion in the hands of यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर के हैंड में इनकम का नेचर और प्रोपोर्शन बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा एज इफ इट हैड बीन रिसीव्ड बाय और हैड अक्रूड और अराइजन टू द इन्वेस्टमेंट फंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। लॉस के बारे में अलग से बात करेंगे। नेचर एंड प्रोपोर्शन ऑफ इनकम विल रिमेन सेम इन दी हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। मतलब जैसे तुम उसके थे वैसे ही मेरे हो जाओ। मतलब यूनिट होल्डर इनकम को बोल रहा है कि भाई जैसी तुम उसकी इनकम हो, इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम हो, वैसी की वैसी सेम मेरी इनकम हो, वही नेचर और वही प्रोपोर्शन के अंदर।
चलिए अब वापस एक बात और समझते हैं यहां पर। अब इन्वेस्टमेंट फंड सर अगर इनकम कमाएगा तो उसके ऊपर टैक्स भी तो देगा, यहां से एमसीक्यू बन सकता है भाई। इन्वेस्टमेंट फंड अगर कोई कंपनी या फर्म के फॉर्म में काम कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट फंड जो भी इनकम कमाएगा उस पर 30% टैक्स उसको देना है। और कंपनी ना होकर के किसी अदर फर्म में काम कर रहा है या फर्म ना होकर के, तो फिर अदर एसएसी है तो उसको एमएमआर से 42.744% से टैक्स देना होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, रेट्स याद रख लो। इन्वेस्टमेंट फंड पर टैक्स की रेट क्या है, अगर कंपनी फर्म के फॉर्म में है तो 30%, अदर फॉर्म में है तो 42.744 मतलब एमएमआर लगेगी। अब होता क्या है देखो, इन्वेस्टमेंट फंड इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है यूनिट होल्डर को। तो यूनिट होल्डर को जब वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, तो इन्वेस्टमेंट फंड पर एक लाइबिलिटी और आती है, उसके ऊपर सेक्शन 194 एल डबल बी में टीडीएस काटने की लाइबिलिटी आती है। मतलब इन्वेस्टमेंट फंड को इस यूनिट होल्डर का टीडीएस काटना पड़ेगा जब वो पेमेंट कर रहा होगा। लेट से के इन्वेस्टमेंट फंड ने इसको 1 लाख रुपए का पेमेंट करा, तो इन्वेस्टमेंट फंड को इस पर क्या काटना पड़ेगा, टीडीएस। टीडीएस की रेट क्या होगी, अगर ये यूनिट होल्डर कोई रेसिडेंट है, देसी आदमी है, तो 10% की रेट से टीडीएस काटेगा इन्वेस्टमेंट फंड। और ड्यू टू कोविड इस टाइम पीरियड के अंदर 14 मई 2020 से 31 मार्च 21 तक टीडीएस की रेट में 25% की कमी की गई थी, 25% से कम की गई थी बहुत सारे सेक्शंस में। उसका असर यहां पर भी है, बोला इस टाइम पीरियड के बीच में है तो 7.5 ही करना है, मतलब 10 में से 25% कम हो गया एक तरीके से। और वहीं ये यूनिट होल्डर कोई नॉन रेसिडेंट है तो 30% की रेट से, और फॉरेन कंपनी है तो 40% की रेट से इसका टीडीएस काटा जाएगा। तो 3 रेट हो गई, रेसिडेंट के लिए 10%, नॉन रेसिडेंट के लिए 30%, फॉरेन कंपनी के लिए 40%। अब एक व्यक्ति है कोई, वो दौड़ा दौड़ा आया सरकार के पास, बोला सर मेरी तो कोई इनकम ही नहीं है, मैं 1.5 लाख रुपए साल में यहाँ से मिल जाते हैं और कुछ भी नहीं है, उसमें भी आप इतना टीडीएस काट लेते हो, मेरे पास तो क्या बचेगा। सरकार ने उसके लिए एक सॉल्यूशन बताया। सरकार ने बोला कोई बात नहीं। या फिर कोई नॉन रेसिडेंट है, वो दौड़ा दौड़ा आया, बोला मैं यूएस से हूं और यूएस के साथ इंडिया का डीटी डबल है कि 10% की रेट से ही टैक्स लगेगा, आप 30% की रेट से टीडीएस क्यों काट रहे हो फिर। ऐसे भी लोग आ सकते हैं, ऐसे भी लोग आ सकते हैं, बोले मेरी इनकम पर टैक्स ही नहीं लगना चाहिए, मेरी इनकम बहुत कम है। तो यहां पर एक सॉल्यूशन है इस बात का। क्या सॉल्यूशन है कि रिसिपिएंट जो है अप्लाई कर सकता है असेसिंग ऑफिसर को फॉर्म नंबर 13 में, एंड गेट्स ए सर्टिफिकेट ऑथोराइजिंग द पेयर टू डिडक्ट टैक्स एट लोअर रेट और डिडक्ट नो टैक्स। मतलब वो जो व्यक्ति जो इस बात से खुश नहीं है, परेशान है, वो असेसिंग ऑफिसर के पास जाओ, फॉर्म नंबर 13 भरो और सर्टिफिकेट ले लो। ठीक है। अब हो सकता है कि कोई नॉन रेजिडेंट यूएस वाला आए, सपोज यूएस का इंडिया का डीटी डबल ए के 10% से ही टैक्स लगेगा, वो डीटी डबल ए उसको दिखा दे और 10% की रेट से फिर उसका टैक्स काटा जाएगा। या फिर कोई ऐसा है किसी कंट्री के साथ में तो ऐसा है कि हम टैक्स काटेंगे ही नहीं, तो वो चीज दिखा दो, टैक्स ही नहीं कटेगा। तो वॉट एवर जो भी चीज है, आप क्या करो, असेसिंग ऑफिसर के पास में जाओ, फॉर्म नंबर 13 भरो, सर्टिफिकेट लो और आपके टीडीएस की रेट कम भी हो सकती है। नेचर एंड प्रपोर्शन वाली बात अपन पढ़ चुके हैं। अब डीम्ड क्रेडिट वाली बात पढ़ते हैं। देखो बड़े ध्यान से समझना, टेक्निकल पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट फंड ने अर्न किए 100 करोड़ रुपीज, 100 करोड़ रुपीज अर्न करे और यूनिट होल्डर्स को 80 करोड़ ही दिए, 20 करोड़ अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। यूनिट होल्डर के हैंड में कितना टैक्सेबल होगा,
यूनिट होल्डर के हैंड में सर 80 करोड़ होना चाहिए। अब देखो सरकार अगर ऐसा ही प्रोविजन रखती है तो अल्टीमेटली देखो इस इन्वेस्टमेंट फंड पर कंट्रोल किसका है? यूनिट होल्डर्स का। ठीक है, यूनिट होल्डर ही तो इसको कहेंगे, वैसे ही तो काम करेगी अल्टीमेटली। तो यूनिट होल्डर ने मान लो इसको ऐसा कहा कि तुम इस साल 80 करोड़ ही बांटो यार, तुम फालतू में, देखो हमारी क्या, हम हायर स्लैब में जा रहे हैं, टैक्स वैसे ही बढ़ रहा है, एक काम करो 80 अभी बांट दो और जैसे ही 31 मार्च जाए बाकी 20 करोड़ उसके बाद में बांट देना, तो टैक्स जो है हमारा अगले साल हमको देना पड़ेगा। ऐसे पॉसिबिलिटी है। लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिट होल्डर क्या बोल सकते हैं, यार अभी थोड़ा बांटो, थोड़ा अगले साल बांट देना। सरकार होशियार है, सरकार को पता है ऐसा हो सकता है, तो क्या बोला कि जो पैसा इन्वेस्टमेंट फंड ने नहीं बांटा है वो पैसा भी डीम टू बी क्रेडिटेड टू द यूनिट होल्डर मान के उस पर भी क्या लेंगे, उनसे हम टैक्स लेंगे। मतलब ये 80 करोड़ पर तो देना ही है, प्लस 20 करोड़ के ऊपर भी टैक्स देना है, मतलब 100 करोड़ पर टैक्स लगेगा। तो जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है यूनिट होल्डर को, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड मानकर उसके ऊपर भी क्या लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। अब सर अगली साल मान लो इन्होंने तो एक्चुअल में ही अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन आपने तो मान लिया, फिर अगली साल एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब टैक्स लेंगे क्या, बताओ इनसे? तब नहीं लेंगे ऑब्वियसली, जब हम एक बार टैक्स ले चुके हैं तो दूसरी बार तो नहीं लेंगे। यही बात बोली गई है कि भाई तुम मेरे ना हो करके भी मेरे हो, किसमें, इस 20 करोड़ के लिए, कि भाई तुम यूनिट होल्डर के ना हो करके भी यूनिट होल्डर के ही रहोगे। देखो इसको पढ़ते हैं। द इनकम ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड if not paid or credited to the unit holder shall be deemed to have been credited to the account of said person on the last day of the previous year in the same proportion in which such person would have been entitled to receive the income had it been paid in the previous year। मतलब ये मान लेंगे कि वो इनकम जो है वो इनकम यूनिट होल्डर को बांट दी गई है, उसी नेचर उसी प्रोपोर्शन में, सब कुछ सेम। मतलब तुम मेरे ना हो करके भी मेरे हो भाई। सिंपल सी बात यह है कि भाई तुम हो तो नहीं, लेकिन ख्वाबों में तुम्हें अपना मान रखा है, ठीक है, जैसे तुम मानते हो किसी ना किसी को, तो वही सेम चीज यहां पर है। सेम टू सेम इनकम 20 करोड़ नहीं है, फिर भी माना जाएगा कि वो 20 करोड़ की इनकम है। और फिर सिंपल सी बात है, अब अगले साल जब एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तब टैक्स लिया जाएगा क्या? नहीं सर, तब टैक्स नहीं लिया जाएगा, डबल डबल टैक्स थोड़ी ना लगेगा। ठीक है, तो मैंने ये बात सिंपल शब्दों में भी लिख दी है। एज इनकम अक्रूवल बेसिस पर ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुकी है, तो जो एक्चुअल में इनकम रिसीव्ड होगी तब वापस टैक्स नहीं लगेगा। अगली बात बड़ी छोटी सी है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 4F क्या बोलता है? हर एक इन्वेस्टमेंट फंड को अपना रिटर्न भरना जो है वो कंपलसरी है। ईच इन्वेस्टमेंट फंड मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू फाइल देयर रिटर्न ऑफ इनकम। मैंडेटरी मतलब ये लॉस हो या इनकम हो, कुछ भी हो, इन्वेस्टमेंट फंड को रिटर्न भरना कंपलसरी है। लास्ट बात इन्वेस्टमेंट फंड के असेसमेंट की। अब हुआ क्या, अभी तक हमने इनकम्स की तो बात कर ली कि इनकम यूनिट होल्डर में बांटी जाएगी एंड ऑल, लेकिन मान लो लॉस हो जाए तो? लॉस हो जाए तो क्या होगा सर? अब तो देखो 31 मार्च 2019 तक प्रोविजन अलग था और उसके बाद में प्रोविजन को अलग किया गया। आज की डेट में प्रोविजन बात करें तो क्या होगा? पीजीबीपी का जो लॉस है उसको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट फंड करेगा, बाकी लॉस यूनिट होल्डर को दिए जाएंगे, यूनिट होल्डर बाकी लॉस को सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करेगा। लेकिन लॉस एक जिम्मेदारी है भाई। अब लॉस अपने आप में मान लो लड़की की तरह है, ठीक है, और लॉस एक लड़की की तरह है, और जो लड़की है भाई पिताजी, लड़की किसको देंगे? जो जिम्मेदार होगा, सेटल्ड होगा, थोड़ा पुराना होगा। तो वही बात यहां पर है, हम हमारी लड़की किसको देंगे भाई? जो थोड़ा पुराना यूनिट होल्डर होगा। तो बोला कम से कम 12 महीने पुराना यूनिट होल्डर होना चाहिए, तभी हम हमारी लड़की जो है तुम्हारे घर में भेजेंगे, वरना नहीं भेजेंगे भाई। तो ये बात यहां पर बोली गई कि भाई जो रिश्ता जितना पुराना उतना अच्छा होगा, यूनिट होल्डर 12 मंथ से पुराना हो तो ही उसे लॉस की जिम्मेदारी देंगे, वरना लॉस की जिम्मेदारी नहीं देंगे। लेकिन सर 31 मार्च 2019 से पहले क्या होता था?
इस डेट तक, इस डेट तक क्या होता था कि जो लॉस आपको हो रहा है वो सारा का सारा लॉस कौन रखता था? इन्वेस्टमेंट फंड। वही सेट ऑफ करता था, वही कैरी फॉरवर्ड करता था। सपोज कोई लॉस था 18-19 का, पीजीबीपी का था या अदर लॉस था, मान लो कैपिटल गेन का लॉस था। तुमको याद हो तो इंटर में तुमने पढ़ा कैपिटल गेन का लॉस कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड होता है? 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। मान लो 18-19 का लॉस था, ठीक है, 17-18 मान लो, तो 17-18 निकला, 18-19 निकला, 2 साल निकल गए। फिर सेक्शन ही चेंज हो गया, बोला इन्वेस्टमेंट फंड ओनली क्या कर सकता है? ओनली पीजीबीपी का लॉस ही सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, बाकी उसे यूनिट होल्डर को देना पड़ेगा। और पहले प्रोविजन क्या था? सारा लॉस इन्वेस्टमेंट फंड को ही रखना है। तो अब क्या करे सर? वो 2 साल निकल गए, कोई पुराना लॉस पड़ा था, तो अब क्या किया जाए? अब क्या वो जो लॉस है पुराना, क्या वो स्टिल इन्वेस्टमेंट फंड कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, या अब उसे वो वाला भी यूनिट होल्डर को देना पड़ेगा? बताओ क्या करना चाहिए? क्या उसको ऐसा ही छोड़ दें, या फिर अमेंडमेंट हुआ है तो वहां पर भी अमेंडमेंट होना चाहिए? अमेंडमेंट के बाद से उसे वो वाला लॉस भी यूनिट होल्डर को देना पड़ेगा। अब सपोज यूनिट होल्डर को ये लॉस दे दिया, ठीक है, तो यूनिट होल्डर उसको कितने सालों तक आगे ले जा सकता है? 2 साल तो इसने ले लिए, तो यूनिट होल्डर इसको ओनली कितने साल तक आगे ले जा पाएगा? 6 साल और। एक बार इसको पढ़ते हैं, देखिए क्या बात बोलेगी ये, फिर अपन इसको और क्लियरली समझेंगे। पीजीबीपी लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड शैल बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड बाय इन्वेस्टमेंट फंड ओनली, इट शैल नॉट बी पास्ड ऑन टू द यूनिट होल्डर। पीजीबीपी लॉस कौन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करेगा? इन्वेस्टमेंट फंड। बाकी लॉस सब यूनिट होल्डर को दे देंगे, वो करो। इनकम भी उनकी, लॉस भी उनका। द लॉस अदर देन पीजीबीपी लॉस shall be passed on to the unit holder if he is unit holder since 12 months। 12 महीना पुराना है तो ही देंगे, वरना नहीं देंगे, फिर वो इन्वेस्टमेंट फंड ही रखेगा। कोई नया नया यूनिट होल्डर का लॉस है वो उसको नहीं देंगे, वो जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है अभी, तो इसलिए बोला कि वो लॉस नहीं देंगे, 12 महीने पुराना आदमी होना चाहिए। और जो लॉसेस 31 मार्च 2019 से पहले के अक्यूमुलेटेड पड़े हैं, पुराने लॉस, एक्सेप्ट पीजीबीपी, क्योंकि पीजीबीपी तो अभी भी किसका है? इन्वेस्टमेंट फंड का ही है। तो पीजीबीपी को छोड़ करके जो भी लॉस पड़े हैं, वो सारे लॉस किसको देने पड़ेंगे? वो यूनिट होल्डर को देने पड़ेंगे, जो इस दिन इस ट्रस्ट का यूनिट होल्डर था। उन्हें वो लॉसेस दे देने हैं कि भैया हमारा साथ यहीं तक, अब यह आपकी अमानत है, आप संभालो। तो 31 मार्च 2019 को विदाई होगी। किसकी विदाई होगी? पुराने लॉसेस की। लेकिन उसमें पीजीबीपी रह जाएगा। पीजीबीपी मान लो लड़का है, अब शादी होती है तो लड़की तो जाएगी, लड़का थोड़ी ना जाएगा, तो पीजीबीपी को तो हमारे घर में ही रखेंगे, बाकी की विदाई कर देंगे कि भाई तुम यूनिट होल्डर के साथ में जाओ, बाबुल की दुआएं लेती जा। तो ये प्रोविजन बोलता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का। यहां पर अपना ये चैप्टर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट कर लेंगे, फिर इनके अपन क्वेश्चंस करेंगे। बिल्कुल। पीजीबीपी का लॉस सेट ऑफ टैक्स कौन देता है? ट्रस्ट। तो सेट ऑफ भी कौन करना चाहिए? ट्रस्ट ही करना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट फंड, हाँ बिल्कुल। उसको दे देंगे तो उसका काम का भी नहीं है, क्योंकि उसके हैंड में एग्जम्प्ट है, और एग्जम्प्ट के साथ लॉस सेट ऑफ हो ही नहीं सकता।